अब इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो हमने इवोल्यूशन को पढ़ लिया। अब हम देखें कि जो नवीन लोक प्रशासन है वो क्या है और वो किस तरीके से पैदा होता है और जन्म लेता है। ऐसी क्या कारण बनते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी नया रूप लेना पड़ता है, क्योंकि हमने तो पिछले 5 फेज देख चुके थे। डायकोटोमी का, एरिया ऑफ क्राइसिस का, आइडेंटिटी का क्राइसिस आ गया था, फिर आखिरी में इंटरडिसिप्लिनरी बन जाता है और उसी से एक पैदा हो जाता है नवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जहां पे पिछला लेक्चर एंड हुआ था उसकी कंटिन्यूएशन में है, तो आपको पता चलेगा कि कैसे इवोल्यूशन होते 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 और एक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ओर बढ़ता है ये सब्जेक्ट। तो ये जो आइडियोलॉजी है, ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो आइडियोलॉजी है वो पैदा कहाँ से होती है? वो पैदा होती है अपनी अमेरिका से, है ना। और वो टाइम पीरियड कौन सा है? 1960 का। मतलब कौन सा फेज चालू हो गया? 5वां फेज। मतलब जो करंट फॉर्म में अभी जो हमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? न्यू लोक प्रशासन। तो अब क्या ऐसा हो जाता है, ऐसा क्या कारण बनता है कि भैया अमेरिका से ही ये सब चीज़ पैदा होने लगती है? तो उस टाइम पे क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। अब अमेरिका 1960 तक, मतलब जो वर्ल्ड वॉर 2 के भी टाइम पीरियड में अमेरिका बहुत बड़ी ग्लोबल पावर बन जाता है। ग्लोबल पावर बनने के पीछे का कारण क्या रहता है कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो अमेरिका में नहीं होता। तो अमेरिका में नहीं होने से क्या हो जाता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर बूस्ट हो जाता है ना। कॉर्न वगैरह वहाँ पे आ जाते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिड हो जाता है, सर्विस सेक्टर बूम कर जाता है। तो ये सब कारण क्या बनते हैं अमेरिका को एक प्रकार से पावरफुल बनाने के लिए। अगर वार नहीं होगा वहाँ पे तो वहाँ की मशीनरी, वहाँ की ह्यूमन रिसोर्स, वहाँ की चीज़ें यथावत रहेंगी और वो इम्प्रूव करते जाएंगे। तो उस पीरियड पे अब अमेरिका, अब देखो ये पूरा कार्यकाल में एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि सब डेवलप्ड नेशन की बात हो रही है। जो हमने पिछले लेक्चर में डेवलपिंग और डेवलप्ड सोसाइटी की बात कर ली और उनका रोल भी समझ लिए थे ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसको लिंक करना है अब पिछले वाली चीज़ से, तो ताकि बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे कि आगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर्म ले रहा है। तो क्या हुआ कि अमेरिका में वियतनाम वार उस टाइम पे चल रहे हैं। मतलब वियतनाम के साथ फेस हो रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, बट इसको आप बस याद रखिए। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत रैपिड हो रहा है, प्रोडक्शन कंजम्पशन पे ध्यान दे रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसे इशूज वगैरह वहाँ पे भी पैदा होने लगे थे। सोशल कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होने लगा, सोसाइटी अब मिंगल होने लगी ना, तो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होता ही है। और इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ जाता है, उस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है। तो ये जो सारे के सारे रीजंस हैं, अब वो क्या कर देते हैं, all this made young generations to question efficiency and speed of political administration system। वहाँ का यूथ सवाल करने लगता है कि बोलता है भैया ये क्राइसिस आने लगा है तो कैसा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, कैसा लोक प्रशासन है, ये सब चीज़ों का हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत यूथ ओरिएंटेड थॉट्स, थिंकर्स और पीपल्स टुगेदर होते हैं और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उस दिशा में आगे बढ़ता है और फिर आगे इवॉल्व होता है। तो इवॉल्व होने के भी लैंडमार्क डायरेक्शंस हैं बहुत सारे, उनको अब देखेंगे हम। तो यहाँ समझ में आ गया, कारण समझ में आ गया क्यों अमेरिका में पैदा हुआ, ये समझ में आ गया। अब समझेंगे कि किस डायरेक्शन पे वो इवॉल्व होता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके भी 4 चरण हैं, 5वां तो किताब है उस डायरेक्शन में काम करी। जो पहला हनी रिपोर्ट है, फिडेल्फिया की कॉन्फ्रेंस है, मिनरो ब्रुक्स है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद किताब आ जाती है टूवर्ड्स एनपीए, मतलब हो गया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिनरो ब्रुक्स पर्सपेक्टिव बाय फ्रैंक मरीनी, मरीनी। उसके बाद आ जाते हैं द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस, वो ड्वाइट वाल्डो ने लिखा है इसको 1971 में। तो समझ में आ जाएगा कि जब कभी आप इवोल्यूशन अगर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आ गया तो आपके पास रेफरेंस में किताबें होनी चाहिए कि आप कौन सी किताब पुट अप कर सकते हो कि ये किताब थी इस डायरेक्शन में, फिर इंट्रो में बता सकते हो कि जिस डायरेक्शन और में लिया तो इस किताब ने इंपॉर्टेंस रोल प्ले करी थी। अब समझते हैं हनी रिपोर्ट में ऐसा क्या होता है। अब पहले बताते हैं कि हनी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रेजेंट की गई थी। तो ये प्रोफेसर थे जॉन हनी। कौन सी यूनिवर्सिटी थे वो? इसको पढ़ते साइरिसियस यूनिवर्सिटी पढ़ते। इस प्रोनाउंसिएशन आई थिंक आई एम डूइंग रॉन्ग, बट इसको न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी है। टू डिटेक्ट द इवोल्यूशन इन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन यूनिवर्सिटी। तो उसका इवोल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब ये डिटेक्ट करते जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन हुआ है ना, तो वो डिटेक्ट करते वक्त उनको पता चलती है कि जो इवोल्यूशन हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बहुत सारी कमियां हैं। वो क्या कमियां गिनवाते हैं? क्योंकि देखो अब नया लोक प्रशासन बन रहा है तो पिछले को भी कमियां बताना पड़ेगा, तभी तो नया इजाद कर पाओगे। क्योंकि पिछली कमियां पता चलेंगी तो उसको हटा के
ओवरकम करोगे तो उस तरीके से न्यू चीज़ ईजाद होगी। तो वो 4 प्रॉब्लम क्या बताते हैं? पहली प्रॉब्लम रहती है लैक ऑफ कैपिटल फॉर रिसर्च। अब रिसर्च ही नहीं हो रही इस फील्ड में, कैपिटल ही नहीं है, देश उस चीज़ पे फोकस ही नहीं कर रहा, तो कैसे इवॉल्व करेगा? डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, थ्योरी में तो बात कर रहे हो लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन उसका हो ही नहीं रहा है। इंडस्ट्रियल शॉर्ट कमिंग, सॉरी इंस्टीट्यूशनल शॉर्ट कमिंग, मतलब इंस्टीट्यूट्स ही नहीं है जहाँ पे काम इस चीज़ को लेके काम किया जा सके। अनसर्टेनिटी एंड कन्फ्यूजन ओवर द स्टेटस ऑफ डिसिप्लिन, वही जो पिछले इसमें स्टेटस में बात आ गई ना, पॉल साइंस है या फिर ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है या नहीं, क्या ये मतलब साइंस है या नहीं, तो ये डिसिप्लिन में ही कॉन्फ्लिक्ट है कि इसका स्टेटस क्या है ना। ये जो प्रॉब्लम आई थी उसको इन्होंने डिटेक्ट कर दिया। अब देखते हैं आगे कि इनने सजेशंस क्या दिए। सबसे पहली बात, कैपिटल नहीं है तो कैपिटल दे दो, स्कॉलरशिप नहीं है स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दे दो, इंस्टीट्यूट्स नहीं है तो इंस्टीट्यूट्स बना दो, सेटअप कमीशन फॉर पब्लिक सर्विस एजुकेशन टू प्रोवाइड लीडरशिप इन द फील्ड। वही जो शॉर्ट कमिंग्स है उन्हीं के बारे में ओवरकम करते हुई बात को उन्होंने कह दिया। अब फिलाडेल्फिया की जो कॉन्फ्रेंस होती है 1967 में, जिसका चेयरमैन होते हैं जेम्स चार्ल्स वर्थ, है ना। तो इसमें इनका व्यू पॉइंट रहता है कि डाइकोटोमी बिटवीन पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे मेरे हिसाब से रॉन्ग है, पॉलिटिक्स होना चाहिए, या फिर पॉलिटिक्स ही पॉलिसी बनाती तो वो भी लिख सकते हैं अपन, लेकिन सही वर्ड मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स होना चाहिए वहाँ पे। तो डाइकोटोमी बिटवीन पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज मीनिंगलेस, उनकी इंटरलिंकिंग होनी चाहिए कि पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज़ करें, और पॉलिसीज जो बनाती पॉलिटिक्स उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन इंप्लीमेंट करता है, उनके बीच में एक संधि होनी चाहिए, ना कि उनको डिफरेंट कर देना चाहिए कि ये अलग फील्ड। दोनों एक दूसरे को कॉन्टेम्पररी है ना, और कंप्लीट करते हैं कि ये होगा तो इससे ये होगा। इट्स लाइक कि विदाउट राइट हैंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड। दोनों हाथ एक दूसरे के लिए अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं ना, और साइकिल चलाने के लिए बैलेंस होना चाहिए आपको दोनों पैरों का, और कीप मूविंग वाली बात है, तो ये दोनों व्हील्स हैं एक प्रकार से, समझ के चलिए एक साइकिल के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ट्रेनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोफेशनल स्कूल। वही उन्होंने बोले कि ट्रेनिंग होना चाहिए प्रोफेशनल स्कूल्स में। एम्फेसिस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स इन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो इथिक्स की ट्रेनिंग, जो इथिकल ट्रेनिंग जो करानी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की, बहुत जरूरी, ताकि इथिकल होगा तो पब्लिक पॉलिसी को जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए इफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, करप्शन खत्म हो जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एज डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस नीड्स टू फोकस मोर ऑन सोशल प्रॉब्लम। हाँ, अब ये डिसिप्लिन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसकी जो प्रैक्टिस होना चाहिए वो सोशल प्रॉब्लम को टारगेट करते हुए होना चाहिए, कि सोशल जो गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन सबको दूर करते हुए, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आने का कारण क्या था, पॉलिसी मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो इन सब चीज़ों को वो ध्यान देते हुए काम करना चाहिए उसका। ये होगी फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस 1967 में। अब आ जाती है मिनरोब्रुक कॉन्फ्रेंस, पहली वाली 1968 की। इट वॉज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग स्कॉलर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाय ड्विलाइट वाल्डो। मैंने बोला था यंग लोग यहाँ पे आएंगे, तो ये आ चुके हैं। व्यू पॉइंट उनका क्या था, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट हैज़ टू मैनेज चेंज नॉट जस्ट ग्रोथ। मतलब रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट को जो बदलाव आ रहे हैं समाज में, एडमिनिस्ट्रेशन पे, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, हम कितनी तेजी से पिछले 5 सालों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हमारा लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो गया। तो गवर्नमेंट जो एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, इस चेंज को अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे अपने हमारा इंडिया बीएसएनएल नाश हो चुका है, जबकि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में सबसे अपफ्रंट तो गवर्नमेंट को होना चाहिए था, प्राइवेट प्लेयर से भी, लेकिन हम इतने पीछे हैं कि वो कुछ कह नहीं सकते। तो उन्होंने बोले ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करने से ज़्यादा सिर्फ ग्रोथ ही पे फोकस करना कोई मतलब नहीं। जैसे जीडीपी बढ़ा लो नहीं, जो चेंजेस आ रहे हैं उनको भी तो हमें अडॉप्ट करना चाहिए, उस तरीके से वो वाली बात हो रही है। सोशल इक्वलिटी इन पॉलिसीज कंसिडर्ड एज अ की ऑब्जेक्टिव। सामाजिक इक्वलिटी, सबको बराबरी का एक हिस्सा देना चाहिए। जो पॉलिसीज जितनी बन रही है, ऐसा नहीं कि प्रिविलेज क्लास को ज़्यादा दे दिए और अनप्रिविलेज को गलत कम दे दिए, सबके लिए इक्वलिटी होना चाहिए, वो की ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑक्यूपाई सिग्निफिकेंट प्लेस। अब थ्योरी पे फोकस करने से अच्छा उसको उतार भी लो। हमारे देश में तो पॉलिसीज बहुत तेजी से बनती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है क्या, वही वाली बात है। टू वैल्यूज लाइक एथिक्स, ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वही बात कि ईमानदारी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल दायित्व तो अपना निभाओ वाली बात। सेकेंड मिनरोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1988 की होती है, उसको हेड करते हैं जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, FREDERICKSON, फेडरिक्सन, है ना। तो इनका व्यू पॉइंट क्या था, लीडरशिप इन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पर्सपेक्टिव, वो लॉ को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक सराउंडिंग, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी ना इस चीज़ से।
इंटरडिसिप्लिनरी, वही दूसरे सब्जेक्ट को मिलाते हुए इसको काम करना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और एम्फेसाइज क्या था, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस पे ध्यान देने पे बात कर रहे थे। ये हो गई यहाँ पे अपनी बात समझ में आ गई किस तरीके से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बना। तो क्वेश्चंस क्या बनेंगे इतने से सेक्शन से। पहला, व्हाट आर द लैंडमार्क्स इन द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 6 मार्क का क्वेश्चन या 11 मार्क्स का बन जाएगा, तो ये इतनी जो अपन ने चीजें लिखी है वो लिख देंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इवोल्यूशन ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम अमेरिका, ये लिख देंगे। वाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व फ्रॉम अमेरिका, ये भी हमारे पास कंटेंट हो चुका है सफिशियंट 5 मार्कर के लिए और 11 मार्कर के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने नया तो बना दिया, लेकिन इसके लक्ष्य क्या है आपको, हमको ये जानना है कि ये नया बन तो गया पिछले को हराकर, पिछले की इवोल्यूशन की नीतियों को हरा करके, लेकिन इसने अपने गोल क्या रखा है वो देखेंगे। तो गोल्स किसने प्रपोज किया, फ्रैंक मैरीनी, MARINI, मैरीनी। तो ये बहुत सारे स्कॉलर ने इसको प्रपोज किया, लेकिन मेनली किसका काम है, तो वो है फ्रैंक मैरीनी। तो इसका जो गोल है, रिलेवेंस है, वैल्यू है, रिलेवेंस, वैल्यू, सोशल इक्वालिटी, चेंज, क्लाइंट ओरिएंटेड। अब ये क्या है उनको एक एक करके समझते हैं। रिलेवेंस, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन की कंसर्न्स इफिशियंसी इकोनॉमी थी। जो पिछला जो पारंपरिक प्रशासन था उसका ध्यान इफिशियंसी पे था और अर्थव्यवस्था में था, लेकिन नया जो लोक प्रशासन है उसका ध्यान काय में है, कॉन्टेम्पररी इशू एंड द प्रॉब्लम, जो चले आ रहे हैं, जो हमारे रिसेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको इशू। जैसे अब मान के चलिए अभी नया इशू क्या है, साइबर अटैक, साइबर थ्रेट है ना। गवर्नमेंट अगर इस पर रिस्पॉन्सिव होगी ही नहीं, ध्यान ही नहीं देगी, तो क्या मतलब का एडमिनिस्ट्रेशन, क्या मतलब का प्रशासन। हमारे नए प्रॉब्लम तो आ गए ना, क्या होगा, साइबर बुलिंग होगी, OTP का फ्रॉड हो जाता है, लोगों से डायरेक्ट पूछ लेते हैं उनसे कि भैया तुम्हारा OTP बता दो, कॉल इलिटरेसी है ना, कंप्यूटर्स की लिटरेसी हमारे देश में कितनी वीक है, जबकि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में रह रहे हैं। तो इसका रिलेवेंस जो होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, रिलेवेंस इशूज पे होना चाहिए, ये बात इन्होंने फोकस करी। इन्होंने अब वैल्यूज को तवज्जो दी, कौन सी तवज्जो, जस्टिस, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड ह्यूमन एथिक्स। न्याय होना चाहिए ऐसे लोक प्रशासन में, आज़ादी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बंदिशी हो, फिर इक्वलिटी होना चाहिए, समानता होना चाहिए, और आदमी के जो ह्यूमन पर्सपेक्टिव है, मानवता को सर्वोपरि रखना चाहिए। सोशल इक्वलिटी खुद ब खुद समझ में आता है कि छोटे तबके के माइनॉरिटीज सबका ध्यान रखते हुए सबको समानता के साथ जीना चाहिए। चेंज मतलब नीड्स टू बी रिसेप्टिव टू चेंज, मतलब बदलाव जैसे ही आता है उसको हम अडॉप्ट करें बहुत जितने जल्दी हो सके, और हम सिर्फ यथास्थिति मतलब डोंट मेयर स्टेटस क्यू, या मतलब यथास्थिति ओरिएंटेड, मतलब जैसे हम वैसे ही जड़ बुद्धि बने ना रहे, बदलाव को अडॉप्ट करें और उस हिसाब से हम रिस्पॉन्सिव बने और आगे अपने एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन को सुधार करें। जैसे कि MP गवर्नमेंट ने MP ऑनलाइन लाई थी, तो ये क्या था, बदलाव को अडॉप्ट करते हुए लोगों के लिए जो पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को हमने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करा था ताकि हम रिस्पॉन्सिव हो गए और क्विक हो गए। क्लाइंट ओरिएंटेड, NPA नॉट लिमिटेड टू ओनली टू प्रोवाइडिंग सर्विस टू पब्लिक बट ऑल्सो वर्क ऑन व्हेन वेयर हाउ दैट सर्विस विल बी फैसिलिटेड। मतलब सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्या, कैसे, कहाँ, इन सर्विसेज को हम और भी फैसिलिटेट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। मतलब व्यापक तौर पर फैलना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम ऐसे चल रहे हैं, हम यहाँ पे भी जा सकते हैं इस तरीके, अरे इस फील्ड में भी तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसका भी तो फायदा हो सकता है, अरे ये कम्युनिटी को भी इस तरीके से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इन सब क्वेश्चंस का जवाब ढूंढना चाहिए, ये बात हो गई। तो समझ में आ गया लक्ष्य क्या थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, ये 3 और 2 5 थे। पेंटागन बना देंगे, डायग्राम भी हो जाएगा, 5 मार्कर में आएगा तो ये पॉइंट, 6 मार्क पर आएगा तो डायग्राम से उसको कंटेंट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या थे कि जो पिछले कुछ काम किए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन के वो नहीं दोहराना है, इसलिए करके एंटी गोल्स आए थे। और एंटी गोल्स को किसने प्रपोज किया था, ये चाचा जी आ गए हमारे, रॉबर्ट्स ग्लोम्स्क्यूस्की। इनका नाम बड़ा बोलने में बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको एक बार फिर से दोहराते हैं, रॉबर्ट्स ग्लोम्स्क्यूस्की। इन्होंने एंटी गोल्स दिए थे। ये जो सिचुएशंस हैं, जो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको अबेंडन करना है NPA को, मतलब दूर करना है, इनको यूज नहीं करना है। तो वो 3 थी, एंटी पॉजिटिविज्म, एंटी टेक्नोलॉजी और एंटी हायरार्की। अब देखते हैं एंटी पॉजिटिविज्म क्या है। पॉजिटिविज्म इंप्लाइज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अबाउट फैक्ट्स, मतलब इतनी अनसर्टेनिटी कोई भी चीज को आगे, मतलब आप मेरे साथ कोई आए तो बहुत अनसर्टेनिटी कोई भी चीज को लेके है ना, उसको खत्म करना। उससे क्या हो जाता है, which are not certain, it makes administration rigid. NPA movement intended to reduce rigidness and make administration adaptive, receptive and problem solving.
मतलब जड़ बुद्धि का नहीं होना चाहिए, कुल मिला के ये वाली बात है। और अनसर्टेनिटीज को हटाना है, इससे क्या हो जाएगा, वो रिजिड हो जाएगा, सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको रिसेप्टिव होना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड होना चाहिए। एंटी टेक्नोलॉजी मतलब हो गया कि आदमी को मशीन नहीं समझना चाहिए, कुल मिला के इतनी सी बात है। डज नॉट कंपेयर ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन सिस्टम एंड ह्यूमन फंक्शनिंग विद दी मशीन्स, है ना। प्रोडक्शन कंजम्पशन के चक्कर में हम इंसानों का सोशल फैब्रिक की ऐसी की तैसी ना कर दें, ये वाली बात है इसमें। एंटी हेरारिका का मतलब होता है हेरारिकी रिजिडनेस एंड किल्स, मतलब हेरारिकी लूज क्या हो जाता है, एक प्रकार से हेरारिकी को समझिए आप, मान के चलिए ये हेरारिकी है, ऊपर वाला आदमी, नीचे वाला आदमी, उससे नीचे वाला आदमी। तो हेरार्की क्या ब्रिंग करती है, रिजिडनेस की, ऊपर वाला ऊपर ही वाला काम करेगा। उसको मोबाइल रखो ना, ऊपर वाला भी नीचे वाले का काम समझ सके, नीचे वाला भी ऊपर वाले के पास जाके अपनी शिकायत कर सके, कम्युनिकेट कर सकते हैं बॉस के पास जाके, सर ये इशू है, नीचे वाले के इशू ही ऊपर वाला नहीं समझेगा तो ग्राउंड लेवल पर फंक्शनिंग अच्छी नहीं होगी। ऊपर वाला पॉलिसी बनाते जा रहा है लेकिन नीचे वाले की थॉट प्रोसेस को नहीं लेगा तो इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। इस वाली बात को इन्होंने कहा है कि हेरार्की ब्रिंग्स रिजिडनेस एंड किल्स क्रिएटिविटी इनोवेशन, सो नो टू हेरार्की, से नो टू हेरार्की। इसलिए तीन जो चीज़ें थी, एंटी पॉजिटिविज्म मतलब वही कि अनसर्टेनिटी को भगाओ, टेक्नोलॉजी मतलब मशीन से मत कंप्लीट करो, एंटी हेरार्की मतलब ऐसा सिस्टम रखो कि मोबाइल हो, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर वाले से संपर्क कर सके। तो ये एक प्रकार से एंटी गोल्स थे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, व्हाट आर द एंटी गोल्स इन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अब इतना एनपी कर ली, उसके फीचर्स तो बताइए, लक्ष्य तो आपने बता दी, अब फीचर्स बताइए। इसको कौन देता है, जॉर्ज फेडरिक्सन। तो चेंज एंड रिस्पॉन्सिवनेस, वो जो ऊपर वाली बात थी वही यहाँ पे कि मतलब चेंज को अडॉप्ट करे, और रिस्पॉन्सिव मतलब फैसिलिटेटिंग एबिलिटी होना चाहिए उसकी, और एडॉप्टिव इन फंक्शनिंग होना चाहिए, है ना। रैशनैलिटी कॉल्स फॉर जजिंग द इफिशियंसी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्शंस नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट बट ऑल्सो फॉर सिटीजन्स पर्सपेक्टिव। समझ गया, रैशनैलिटी का मतलब हो गया क्या कि मतलब हम इफिशियंसी जज कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जो भी हम एक्शंस करेंगे उसमें सिर्फ हमारा फायदा नहीं होगा कि गवर्नमेंट ने ये कर दी वो कर दी, सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, सिटीजन्स के फायदा होना चाहिए। स्ट्रक्चरल चेंज कॉल्स फॉर एक्सपेरिमेंटिंग विथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन ट्यून विथ रेलेवेंट सिचुएशन एंड नीड फॉर ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब स्ट्रक्चरल चेंज मतलब मैंने वही बोला कि रिजिडनेस हो जाती है हायरार्की में, तो हम चेंज ला दो ना, हम इस तरीके की बना दें कि जिस तरीके की सोसाइटी है या फिर हमारा समाज है उस तरीके से जो चेंज चाहिए उसको अडॉप्ट करना है और उस तरीके से काम करना है। तो ये फीचर्स हैं इसके। एम्फिसाइज ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी परस्पेक्टिव, मतलब सिर्फ हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंसाइड ना करें, बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन, उन सबको इंटरलिंक करें और उसकी ग्रोथ के लिए भागीदारी बने। तो ये क्या हो गया, फीचर्स हो गए किसके, एनपीए के। स्पेशलिटीज क्या है, क्या अच्छा बनाता है एनपीए को, अब हम वो देखेंगे। डज नॉट एक्सेप्ट डाइकोटोमी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन को, ये एक्सेप्ट नहीं करता, दोनों के बीच में इंटरलिंकिंग की बात कहता है। सपोर्टर ऑफ ह्यूमनिस्टिक व्यू, मशीन से रिलेट नहीं करता वाली बात। क्लाइंट एंड ओरिएंटेड, आपको समझ में आ गया, सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए। एम्फेसिस ऑन एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब नैतिकता की बात करते हैं। एम्फेसिस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन, डेलीगेशन क्या है हम आगे जाके पढ़ने वाले। डिसेंट्रलाइजेशन को आप समझ लीजिए कि लोगों तक पहुंचने वाली चीज़ें, गवर्नमेंट सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन मतलब एकीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब एकीकरण को तोड़ देना, जमीन तक चीज़ों का पहुंचना। और जो गोल्स वाले पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट्स, रिलेवेंस, वैल्यूज, है ना, ये जो अभी हमने पढ़े, क्लाइंट ओरिएंटेड, चेंज, सोशल इक्वालिटी, वैल्यू और रिलेवेंस वाली जो बात थी वो वाले पॉइंट को यहाँ पे हम बता देंगे। तो ये स्पेशलिटी है काय की, हमारे एनपीए की। अब क्वेश्चंस क्या क्या होंगे, व्हाट इज एनपीए, एंटी गोल्स ऑफ एनपीए, गोल्स ऑफ एनपीए, स्पेशलिटीज ऑफ एनपीए, रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके हमारे एक प्रकार से आंसर के फॉर्मेट भी हो गए, ईजी वे में हमने समझ भी लिए। इनको 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो अपने आप में एनपीए हमारा तैयार हो जाएगा, न्यू पब्लिक जाएगा। अब आगे हम क्या समझने वाले हैं, आगे हमने इवोल्यूशन देख लिया और साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में द्वंद्व को समझ लिया। जो हमने पहले लेक्चर में जो चीज़ हमने होल्ड पे रखी थी कि साइंस और आर्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स को, उसको हम अगले लेक्चर में अच्छे से समझेंगे और फिर आगे के कंसेप्ट को देखेंगे कि थेरीज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पावर डेलीगेशन को देखेंगे। तो आप स्टे ट्यून्ड रहिए, हम बहुत आसान भाषा में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।